नमस्कार, द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार वजह कुछ ऐसी है जिससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नई तल्खी आ गई है। 22 अप्रैल 2025 घाटी में पहलगाम की बैसरण घाटी में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जबकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन धीरे धीरे लौटने की खबरें आने लगी थीं। हमले का नतीजा ये हुआ कि भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया, पाकिस्तान से लगी अटारी वाघा सीमा बंद कर दी, भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया और दोनों देशों में राजनयिकों की मौजूदगी पर भी असर पड़ा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और कहा कि ऐसा कोई भी कदम एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध छेड़ने जैसा होगा। भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते निलंबित किए जा सकते हैं, ऐसा उसने कहा है। और साथ ही पाकिस्तान का कहना है कि भारत से आने वाली सभी उड़ानों के लिए वायु मार्ग बंद कर दिया जाएगा। तो इस हमले और उसके बाद हुई कार्रवाइयों ने कई सवाल खड़े किए हैं। इन कार्रवाइयों के जरिए भारत सरकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? कुछ लोगों ने इसे इंटेलिजेंस की विफलता बताया है। उसकी सच्चाई क्या है? क्या ये अनुच्छेद 370 हटाए जाने के स्थानीय किसी असंतोष से जुड़ा है? भारत पाकिस्तान रिश्तों पर इसका क्या असर हो सकता है? क्या ये तनाव सैन्य कार्रवाई में तब्दील हो सकता है? और इस मामले में चीन की क्या भूमिका हो सकती है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की चर्चा। और बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी के संवाददाता जुगल पुरोहित, जो कि सुरक्षा संबंधी विषयों पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। जम्मू से कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की प्रमुख डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, और कश्मीर के मामलों पर लंबे समय से काम कर रही राधा कुमार जी, जो कि 2010-11 के बीच जम्मू कश्मीर के मामले में भारत सरकार की ओर से बनाए गए वार्ताकारों के 3 सदस्यीय समूह की सदस्य भी थीं। तो इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जिसे लश्कर तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा है। बीते साल जम्मू कश्मीर की घाटी में 35 लाख के आसपास पर्यटकों के जाने का दावा किया गया, मगर इसके बाद उस पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पहला सवाल जुगल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि सरकार ने कड़े राजनयिक कदम कई उठाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार क्या संदेश इसके ज़रिए देना चाह रही है, जो भी कदम उठाए गए हैं उसके ज़रिए? देखिए, सरकार बहुत ही अनइक्विवोकली ये कहना चाह रही है कि जो अब हुआ है वो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल होगा कई लेवल्स पर। और हम जानते ही, आपने उसका जिक्र भी किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अभी अबेयंस में रखा है, जो कि इतने सालों तक जो इन्फोर्स रही, कितनी जंगें हुई भारत और पाकिस्तान के बीच उसके बाद भी। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे लिए ये था कि जब प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद अगले दिन बिहार जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी एक सबसे पहली पब्लिक रैली है, और उस रैली को शुरू करते हैं मौन के साथ, जिन लोगों की हत्या हुई उनके लिए। और उस रैली के अंत में, उनके भाषण के अंत की तरफ, अचानक उस भाषण में वो अंग्रेज़ी में बोलना शुरू करते हैं। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग लेवल्स पर मैसेजिंग कर रही है कि जो हुआ है उसमें हमें आपका समर्थन चाहिए। और एक और बात जो संक्षेप में बताना चाहूँगा कि भारत ने मिलिट्री शब्द का अभी तक यूज़ नहीं किया है। पिछले बार पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ने मिलिट्री फोर्सेस को फ्री हैंड की बात की थी, वैसा नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड ज़रूर तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के शब्द एकदम स्पष्ट हैं। तो ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, किस रूप में, कहाँ, किस घड़ी, ये देखना होगा। दरख्शां जी के पास चलते हैं। दरख्शां जी, ये बताइए कि जब से ये घटना हुई है देश भर में लोग इसके लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, और एक नाराज़गी भी सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट देखें तो लोगों की नाराज़गी समझ में आ रही है। लेकिन उसके बीच में कई जो आलोचक हैं वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसे किसी इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अगर वहाँ पर इतने समय तक इतने लोग मौजूद थे और इतने समय तक वहाँ हमला हुआ, तो इंटेलिजेंस का इसमें इनपुट क्यों नहीं था, समय से क्यों नहीं पता चला? आपका पहले शुक्रिया करते हैं, और उसके बाद जो आपके सवाल हैं उसका हम ये कतन ही नहीं मानेंगे कि इसमें इंटेलिजेंस की कोई चूक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना रहते हैं। लेकिन अब चूँकि टूरिस्टों का बड़ा यहाँ पे फ्लो रहा, फुटफॉल रहा, पिछले जब से 370 घाटी से उठा था,
और यहाँ जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 19 के बाद ये फ्लो शुरू हो गया था। लेकिन अफसोस वाली बात ये रही कि आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर दुश्मन की नज़र हमेशा रहती है, और उन्हीं दुश्मनों की वजह से ये खुशियाँ उनसे देखी नहीं जाती हैं। ट्यूलिप गार्डन का जो ट्यूलिप फेस्टिवल यहाँ पर था वो अभी अंत होने वाला था, लेकिन लाखों के तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आए थे, और पहलगाम, गुलमर्ग, ये हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी टूरिस्ट हैं। और जहाँ पर ये वाकया हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब हमें नहीं लगता है, जब ये लोग वहां पर थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस तो दूर दूर रहती हैं, लेकिन अगर वो बीच में रहते उस वक्त भी, या हम कहीं पे जाते हैं, तो वो एक डर सा, खौफ सा लगा रहता है। अब ये ऐसा माहौल बन चुका था कि जहां पर लोगों को लग रहा था और हम सबको लग रहा था कि अब यहाँ पे कभी ऐसा वाकया नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये हो गया। और इससे अभी जो है एक गलत मैसेज भी गया, और हम सब इसमें मतलब आप दीदा है, अश्कबार यहाँ पे सारे लोग हैं इसमें। कोई भी कश्मीरी जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो असल में कश्मीर के लोग हैं, वो इसके लिए मतलब बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये पता नहीं कैसे हो गया। जो बाहर का दुश्मन है, जो बॉर्डर पार दुश्मन है, उनका हमेशा यही रहा है कि हमने यहाँ के लोगों को, और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट, जब भी पहले भी आपने देखा होगा, जब भी यहाँ पे टूरिस्ट सीजन पीक पे होता था, तब भी यही कुछ ना कुछ किया जाता था। और आज तो षड्यंत्र, हमारे पीएम साहब ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, आपने देखा, हमें नहीं कभी लगा है कि JNK में रह के भी, और पूरा कि हमारे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस में कभी भी चौंक रही है। लेकिन ये फिर से हम कहेंगे कि ये अनफॉर्चुनेट रहा, और इसके लिए पूरा देश में ही एक किस्म का मातम मनाया जा रहा है। दरक्षा जी, ये एक, आप इसे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कह रही हैं, लेकिन ये बताइए कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, या जो कश्मीर रीजन के बाहर रह रहे हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उनको टारगेट किया गया है, और कई बार उसमें जिनको कहा गया है कि कई जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने धमकी दी है या वो उसके पीछे हैं। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट जो हुआ है उसके पीछे कश्मीरियों को जिम्मेदार मान करके और कार्रवाई हो रही है, और वो सरकार, वो मतलब जो दक्षिणपंथी संगठन है वही लोग हैं। देखिए, ये तो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, और स्टूडेंट्स जो बाहर हैं उनके कॉल्स आ रहे हैं। वो भी हम कहेंगे कि ऐसा इस वक्त वही मौका, इस मौके का फायदा उठाते हैं जिनको कुछ न कुछ करना होता है, वो चाहे कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, या वो कोई भी जगह हो। इसमें वो तत्व ज्यादा नुकसान देते हैं समाज को, जो इसी के लिए बने होते हैं। अदरवाइज हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, और तमाम सरकार इस पे लगी है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव बढ़ेगा, और जो हमारे स्टूडेंट बाहर हैं उनको ऐसे में, हम कश्मीर में कोई स्टूडेंट हैं, यहाँ पे IIT के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी चीजें हैं, क्योंकि ये काम तो किसी और ने किया। जो देश से बाहर के लोग हैं, जो चाहते नहीं हैं जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में कोई सुकून रहे, और इसको जो रंग दिया गया है, जो इसमें एक फिक्रा है कि हिंदू मुसलमान का जो कर दिया गया, वो लोग तो, दुश्मन तो यही चाहेगा। बॉर्डर पार से तो हमेशा यही मैसेज है कि ये करना है यहाँ पे, लेकिन हमें होश से काम लेना है। पूरे हिंदुस्तान में पूरे हमारे लोगों को होश से काम लेना है कि इस चीज को बढ़ावा नहीं देना है। जी, यहाँ पर राधा कुमार जी को कार्यक्रम में शामिल करना चाहता हूँ मैं। राधा जी, जिस तरह का ये एक घटना हुई है, थोड़ा सा अगर पीछे चलें तो जब आर्टिकल 370 या अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि लोगों में गुस्सा, नाराज़गी हो सकती है, लेकिन सरकार ने उसको कंट्रोल किया। कोई ऐसा विजिबल साइन बहुत खुल के सामने नहीं आ पाया, और फिर कई और चीज़ें
मतलब पूरा जो कोविड का दौर था वो भी चला, और फिर सरकार ने ये कहा कि धीरे धीरे नॉर्मलसी है, देखिए चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर लोग निकल के आए हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या ये 370 से निकला हुआ कोई असंतोष लगता है, या कोई और चीज़ है जिस तरह की घटना कश्मीर में दिखी है ये? नहीं, देखिए, जिस हद तक हमें मालूम है इसके बारे में, मैं ये नहीं कह सकती कि ये 370 से कोई जुड़ी हुई बात है। ये इन्होंने जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं जो आए हैं, वो ये हैं कि ये 4 या 5 लोग आए और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप कलमा को रिसाइट करें, और औरों से पूछा कि आप हिंदू हैं, और उनको मारा। अब वो तो मुझे लगता है वो हमारे देश में जो ग्रोइंग कम्युनल सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं और वो बढ़ रहे हैं, और एक तरह से एक सांप्रदायिक अफवाह भी बढ़ रही है इस देश में, और ये लोग जो हैं उसका फायदा लेना चाहते थे, उसको और बढ़ाना चाहते थे। मुझे तो लगता है ये था उनका मकसद। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि इनको मालूम था कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। कश्मीर का जो मसला है वो ग्लोबल न्यूज़ में नहीं था। शायद वो सोच रहे थे कि किसी तरह से इसको वापस ग्लोबल न्यूज़ और एजेंडा पे लाएं। अब ये तो क्या कहूँ, ये फहमियां हैं जो मैं भी आपको बता रही हूँ। जी। आने वाले इन्वेस्टिगेशन में और पता चलेगा कि ये कौन है, इनके बैकर कौन थे, कैसे हुआ, क्या प्लानिंग थी। लगता है कि ये पहले ही आ गए थे कश्मीर में, शायद जम्मू के बॉर्डर से, और वहाँ बैठे हुए थे इस चीज के लिए इंतजार में कि कब इनको ऑर्डर मिलेगा कि जाके ये कीजिए। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर थी या नहीं। मैं कहूंगी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी, पर फेलियर टू एक्ट ऑन इंटेलिजेंस, वेरी सीरियस सिक्योरिटी लैप्स जरूर थी। ये तो साफ जानने में आता है। जो सरकार ने अपने आप कहा है, उन्होंने ऑल पार्टीज की ब्रीफिंग दी, उसकी जो न्यूज आई है उसमें कहा है कि इंटेलिजेंस अलर्ट तो था, उस पे क्या एक्शन ली गई वो अलग बात है। ये भी कहा गया है कि इनको मालूम कि ये जो जगह है बैसरन, ये बंद थी, अप्रैल 20 तक बंद थी और उसके बाद ही खुली। अब ये भी उनको मालूम होना चाहिए था कि ये जगह अब खुल गई है और यहाँ भी कुछ हो सकता है। पहलगाम में तो पहले हुए हैं इंसिडेंट, सिर्फ पास्ट में नहीं, फिलहाल पिछले 1-2 साल में भी छोटी छोटी आर्म्ड इनकाउंटर वगैरह होती गई हैं, जी। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटेम्प्ट्स, इस तरह की चीज। तो ये मुझे लगता है कि शायद सरकार थोड़ी कंप्लेसेंट हो गई थी, या उसमें भी मुझे कुछ शक लग रहा है, क्योंकि चंद दिन ही पहले होम मिनिस्टर साहब गए थे वहां रिव्यू करने, और उसके 3 या 4 दिन बाद फिर ये घटना हुई। जी। तो इंडिया का रिस्पांस एक राधा जी हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता है उसके सस्पेंशन की बात है, जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कम करने की बात है। ये सब जो स्टेप्स हैं, ये डिप्लोमेसी के लिहाज से या लोगों के गुस्से के लिहाज से या जो एक एक्ट हुआ है उसके रिस्पांस के लिहाज से आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, एक बात तो साफ आ गई कि इस बार जो रिस्पांस है पहले वो डिप्लोमेसी के साथ शुरू करेंगे, और कुछ छोटे कदमों के साथ, जैसे कि ये स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ की रिडक्शन, वीजा कैंसलेशन, इस तरह की चीज। ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी की बात है, जिस हद तक मेरे समझ में है, ये है कि वो असल में ये वाटर्स को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
हमने चीन के की तरह डैमें नहीं बनाई हैं जो डाइवर्ट आसानी से पानी को कर सके, और जो रेजर्वोयर भी हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है या ना बन सकी जिससे आप कुछ रोक लगा पाए। तो ये एक सिंबॉलिक बात है। ये भी हमें मालूम है कि मोदी सरकार काफी सालों से चाह रही है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी रीनेगोशिएट हो, तो शायद उन्होंने ये मौका लिया जी, उस बात को और आगे आगे बढ़ाने के बढ़ाने लिए। के लिए। ठीक है। शायद। यहाँ मैं एक बार जुगल को कार्यक्रम में लेना चाहता हूँ। जुगल, ये बताएं कि जिस तरह के ये कदम उठाए गए हैं, चाहे वो रीजन हो जहाँ पे ये घटना हुई है या फिर यहाँ के जो सरकारी हल्का है, अमला है वहाँ पर, इसके बाद क्या इसे इस तरह से देखा जा रहा है या लोगों में ये आशंका है कि ये कदम किसी सैन्य कार्रवाई की ओर, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ सकता है? क्या क्या लग रहा है यहाँ पर? आई मीन मिलिट्री एक तरह से इज़ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, और ऑफ कोर्स अगर इसी सरकार का भी हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अल्टीमेटली बात वहीं पहुंचती है। तो ऑफ कोर्स ये एक एंटिसिपेशन है कि क्या अल्टीमेटली वहां हम जाएंगे, और अगर हम जाते हैं तो क्या वो एक आर्मी एक्शन होगा, एक नेवी एक्शन होगा, एयरफोर्स एक्शन होगा, मिसाइल एक्शन होगा। सो कई ऑप्शंस खुले हैं और उस पर चर्चा विमर्श हो रहे हैं। लेकिन देखना ज़रूरी ये है कि भारत और पाकिस्तान फ़िलहाल अगले कुछ दिनों में क्या करते हैं एक साथ। क्या किसी तरह का कोई बैक चैनल कॉन्वर्जेसन होता है जिससे कि, क्योंकि अगर आप भारत की भाषा को भी देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में हम रख रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं करता, समथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगता है कि हम ज़रूर ये कह रहे हैं, और ये हमारी मतलब सरकार की तरफ से एक मंशा भी प्रॉपरली ये कहा जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा जिसमें देखा जाएगा कि सामने की तरफ से क्या हो रहा है, और उसके बाद ना कि डायरेक्टली मिलिट्री के पास चले जाए, क्योंकि उसके आगे फिर जैसे कहते हैं कि जंग या एक मिलिट्री एक्शन को शुरू करना आसान है, ख़त्म करना किसी के हाथ में नहीं होगा। और पिछले बार भी एक छोटा सा इसमें जो एक अंश है वो ये है कि जब पुलवामा के बाद जब हवाई हमले हुए थे दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच, तो तब भी भारत ने पाकिस्तान की एयरफोर्स का जवाब, जबकि बतौर मतलब रूल्स के हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो एस्केलेटरी लैडर तो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन फिर भारत ने कहीं ना कहीं उसको रोक लिया। सो स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये एक चुनौती रहती है। दरख्शां जी के पास चलते हैं। दरख्शां जी, आपने अभी राधा जी की भी बात सुनी कि एक जो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता है उसको रोकने की फ़िलहाल बात कही गई है, सस्पेंड करने की, लेकिन भारत के पास फ़िलहाल वो न तो डैम है या न मीन्स है जिसमें एग्जैक्टली उसको बंद किया जा सके। और दूसरा ये कि जब किसी भी एक्ट की बात या इसके खिलाफ किसी एक प्रतिशोध की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि मिलिट्री एक्शन या एक सैन्य कार्रवाई को लेकर के काफ़ी दिखता है लोगों में गुस्सा, लेकिन ये गुस्सा ना जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बाहर दिखता है। जम्मू कश्मीर में जो ये कार्रवाई हुई उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो किया है इतना ही ठीक है या इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर के लिए ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये फ्रंट है, तो भले ही देश के बाकी हिस्से ये मांग कर रहे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसको सहना पड़ता है इस हिस्से को। तो आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, जितना भी कहा गया है और कर रही है सरकार, वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है पहले यहाँ पर ही आती है। चाहे वो मिलिटेंटों का हमला हुआ, जम्मू कश्मीर को लोगों को सहना पड़ा, मिलिटेंटों का ये जो खून का खेल यहाँ पे खेला जाता है, ये हमें अब नहीं चाहिए, कोई भी इसके हक में नहीं है। रही बात सरकार की, सरकार को तो वो कदम उठाने ही उठाने हैं, क्योंकि ये वार जोन तो बहुत टाइम से रहा है। झेलना तो इसी JNK को ही पड़ता है। JNK चाहे वो पुंछ से लेके कठवा तक, अभी भी हमने देखा कि जम्मू रीजन में कितने अटैक्स हुए, और अब यहाँ पर जहाँ पे टूरिज्म का हब कहा जाता है वहाँ पे ये अटैक हुआ। तो उसके बाद
तो ये जितनी भी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारे गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि इसको अब हम बंद करेंगे। राधा जी ने कहा कि हमारे पास वो अभी इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम करने में कोई वक्त ज़्यादा नहीं लगता है। हमें ये यकीन है कि अगर हम आज के वक्त में उन दुश्मनों को सबक नहीं सिखाएंगे जो बार बार हमारे अमन में रखना डालते हैं, हमारे अमन को यहाँ पे तबाह कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, तो वक्त फिर हाथ से बहुत निकल जाएगा। ये सही वक्त है जब हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो एक्शन लिया है, हमें यकीन है कि इस एक्शन से दूसरे जो बैठे हुए पार बैठे हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि ये बिना हथियार के हैं या ये हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि आज वो ज़माना नहीं है जिसमें तो वो दरख्शा पहले। जी, इसमें क्या सरकार मिलिट्री एक्शन लेगी आपको लगता है, और आप उसके सपोर्ट में हैं? देखिए, अभी तो सरकार ने शायद ऐसी कोई बात नहीं कही है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री देखती है इन मिलिट्री एक्शंस को या बाकी चीज़ों को। हम इतना कहेंगे बीइंग अ सिटीज़न और यहाँ के लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम ये कहेंगे कि जो दुश्मन ये हमेशा वार करता है उनको एक अब कोई मौका नहीं देना चाहिए। उनके खिलाफ जो ये 5 चीज़ें जो हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर जब कैबिनेट मीटिंग हो गई उसमें जो 5 चीज़ों की बात कही गई उस पे एक्शन लिया जाए। जी। राधा जी, जो कार्रवाई हो रही है या अब फ़िलहाल जिस सिचुएशन में इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन एक बार फिर ऐसा लगता है कि कुछ कई स्टेप्स पीछे चला गया है और अगर कोई एक्शन होता है तो और पीछे चला जाएगा, तो ये जो कुछ भी हुआ है उसको आप इंडिया पाकिस्तान के उस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख रही हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे टूरिज़्म हो या नॉर्मलसी पे फिर बड़ा असर पड़ेगा एक बार। 2019 में कश्मीर की जो स्टेटहुड थी और उसकी जो ऑटोनॉमी थी वो जबरदस्त ले गई, बिना पूछे, बिना कंसल्टेशन। गुस्सा तो होगा, वो वापस भी नहीं आए आज तक। सिविल राइट्स भी काफी रिस्ट्रिक्टेड हैं। आज तक वहां आज से पहले वहां प्रोटेस्ट बहुत कम अलाउ होते थे। अब मैं एक और बात कहूंगी कि ये जो जिस तरह से कश्मीरी जम्मू में और कश्मीर में लोग निकले इस हादसे के खिलाफ, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरी तरह से सांप्रदायिकता को रिजेक्ट किया, उसने पूरी तरह से वायलेंस को रिजेक्ट किया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मौका है सरकार के हाथ में अमन की बात शुरू करना, पीस प्रोसेस शुरू करना, असल अमन लाना, कश्मीरियों को कुछ होप देना कि उनकी भी पॉलिटिकल राइट्स मानी जाएंगी, स्टेटहुड रिस्टोर करना, कश्मीर के इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनके साथ बैठ के अमन का रास्ता निकालना, ये है उनके लिए सबसे बड़ा मौका इस वक्त। और वो मौका इस्तेमाल करें तो पूरे देश में जो सांप्रदायिकता हो रही है उसमें भी अच्छी असर पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे हो रहा है हैरेसमेंट, ये हम लोगों ने 2010 में भी देखा था जी, जब हम इंटरलॉक्यूटर बने थे। और हमने उस वक्त आपको याद है वो समर में बहुत बड़ी स्टोन पथराव की पत्थरबाजी की एजिटेशन घटनाएं और जी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 100 से ऊपर बच्चों की मौत हुई। तो गुस्सा तो बहुत था। खैर, और ये था हमारे दूसरे स्टेट्स में रिस्पांस। तो हमने उस वक्त होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी से कहा कि क्या आप हर पुलिस स्टेशन में नोटिस नहीं भेज सकते कि ये लैंडलॉर्ड से भी कहें, वाइस चांसलर से भी बात करें
और पुलिस भी अपनी आंखें खुली रखे कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और चिदम्बरम जी ने माना और फौरन नोटिस भिजवाई। और मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज जहां कुछ संख्या में कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, वहां भी बात की वाइस चांसलरों से कि आपको ये अलाउ नहीं करना है कि इस तरह से सांप्रदायिकता या गुस्सा बे इनोसेंट कश्मीरी विद्यार्थियों पे निकाला जाए। और उसका असर पड़ा था, काफी कम हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे आज के होम मिनिस्टर भी ऐसा करें, और खासकर क्योंकि ये उन जगहों में हो रही है जहां भाजपा की ही सरकार बनी हुई है, जी चीफ मिनिस्टर सब भाजपा के हैं, जी। तो जरूर बहुत कर सकते हैं इसको रोकने। दरक्षा जी, आपने सुना राधा जी क्या कह रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या सरकार के पास आप ऐसी कोई मांग या कोई ऐसी सिफारिश रखेंगी? देखिए, जब से ये वायलेशन की बात आई, स्टूडेंट्स की बात आई, उन स्टेटों में हमारे सभी लोगों ने बात की, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हैं, डीजीज हैं या बाकी चीज़ हैं, उनको बताया गया है। क्योंकि देखिए, इसमें कहीं सरकार मुलवस नहीं होती है, मैं ये भी कहना चाहूँगी। ये वहाँ के लोग जो चाहते ही नहीं कहीं पे भी अमन हो, उनको बस सिर्फ मौके की तलाश होती है। बट उसमें भी सरकार की या कहीं पे भी किसी की भी गुंजाइश नहीं रहती है कि सरकार ऐसा करे या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करे। लेकिन जो वहीं पे जी स्कूल्स, दरक्षा जी, सरकार तो नहीं करती, लेकिन जो कहते हैं कि जो लोग कर रहे हैं सरकार उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होती, जिसकी वजह से शह मिल जाती है और लोग इस तरह का एक्शन लेते हैं अपना गुस्सा निकालने के नाम पर। मुकेश जी, हम आप से ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये रात के अंधेरे में हो गया था, जहां जहां पे भी खबर आपको मिली, तो तब तो कहीं प्रशासन को इसके बारे में जो ही खबर लगी सुबह होते होते, तो हर जगह से अभी जहां जहां बच्चे थे वहां वहां वो अब डर के मारे भी कोई भी आना चाहता है तो उनको घर भी, बाकी तो गवर्नमेंट ने हर जगह सेफ्टी के जितने भी हमारे समाधान वहां पे उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, वो हर जगह किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान कहीं पे कुछ होगा। जी जुगल, अब अगले कदम को लेकर के क्या एक्सपर्ट्स और लोग क्या कह रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं लोग, अगला कदम क्या हो सकता है इस दिशा में? अभी दरअसल नज़र सिर्फ इसी बात पर बनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब आगे किस तरह की और अनाउंसमेंट्स होती हैं और किस तरह का हम एक्शन देखते हैं। तो इस समय ये कह पाना कि अब आगे क्या होगा ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों की आर्म फोर्सेस क्या कर रही हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस एक्सरसाइजेस कर रही हैं, आर्मी चीफ कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा दरअसल इस समय ऑब्जर्वेशन ये है कि मूवमेंट किस तरह से कहाँ हो रही है। बिकॉज़ पिछला जो एक्सपीरियंस था, जैसे पुलवामा में जो हुआ, उसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, तो वो इसी तरह से शुरू होते थे कि कौन कहाँ गया और फिर सोशल मीडिया पे चीज़ें बर्स्ट आउट होने शुरू होती है। तो मैं कहूँगा कि हम सरकार को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम मिलिट्रीज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और डिप्लोमेट्स को ऑफ कोर्स हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। जी आगे एक जो सेक्टर है जिस पे नज़र बनी हुई है वो टूरिज़्म है। जी। क्योंकि पिछले 5-6 साल से 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ उसके बाद से सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है, नई सड़कें खुली हैं, नए होम स्टेज होटल्स बने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग टूरिस्ट भी आने लगे हैं। पिछले साल 1 करोड़ के ज़्यादा से आगे से ज़्यादा टूरिस्ट थे, उसके पहले 2 करोड़ से ज़्यादा थे। अब क्या? तो ये एक सवाल है जो अभी सिक्योरिटी सेटअप को काफ़ी परेशान कर रहा है कि अब हम करें तो कैसे करें इसमें आगे। तो इसमें 2 तरह की डिस्कशंस हैं। एक ये है कि टूरिज़्म को बंद कर दिया जाए जब तक सिक्योरिटी सेटअप पूरी तरह से खुश ना हो, और दूसरा अमरनाथ यात्रा मॉडल की बात कर रहे हैं लोग। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा की बेस कैंप लगभग 1.5 किलोमीटर ही दूर है इस साइड से। तो लोग अब इस पे बातचीत कर रहे हैं कि क्या हम अमरनाथ यात्रा मॉडल की तरफ से टूरिज़्म आगे बढ़ाएंगे कि आप एक सिलेक्ट जोन को खोलें जिसको पूरी तरह से सैनिटाइज करके रखा जाए और उसी में टूरिस्ट जाए और वापस आए, ना कि
अनरिस्ट्रिक्टेड जो पिछले हम 3-4 साल से देख रहे जी। थे। तो ये एक बड़ा सेक्टर होगा जहां हम देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है आगे चलकर। राधा जी, जो अभी अगर जो स्थिति है उसमें जिस तरह से पाकिस्तान का रिस्पांस आया है, अगर आप उसको देखती हैं तो आप उस रिस्पांस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? और जो बात आप कह रही थी इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इंडस वाटर में तो चाइना भी चूँकि पीछे से जो सिंधु जल समझौता है उसमें वो भी एक तरह से पीछे जहाँ से नदी आ रही है उसमें वो इन्वॉल्व रहता है। तो अगर चीन, भारत और पाकिस्तान के इस रिश्ते के इस हिस्से को देखते हैं तो जो पाकिस्तान का रिएक्शन है और जो चीन की इसमें भूमिका हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपने दो अलग जी, दो अलग प्रश्न चीज़ें हैं। है जिसमें आपने बात की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान ने ऑफर नहीं किया कि इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, हम देखेंगे कि ये टीआरएफ के लोग कहाँ हैं, हमारे पंजाब में हैं, पेशावर में हैं, कहाँ अपनी इनकी ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ इनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ इनकी बैकिंग हो रही है, इनका लश्कर के साथ किस तरह का पूरा संबंध है, वो किसकी सलाह ले रहे हैं, उनको कौन कमांड दे रहे हैं, ये चीजें इन पे इन्वेस्टिगेशन तो होना ही है। और ये बॉर्डर के दोनों तरफ पे होना है। ये एक ही जगह में हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये बहुत ही कम, मेरे पास एक इंस्टेंस नहीं है जो मैं साइट कर सकती हूँ जिसमें मैं कह सकती हूँ कि ये सिर्फ कश्मीर में ही थे। ये ऐसे कभी हुआ ही नहीं है, ये है क्रॉस बॉर्डर फिनोमिनन। तो ये इसमें मुझे ये बहुत अफसोस है, क्योंकि देखिए, जहां तक इस तरह की टेररिस्ट और कम्युनल हादसे होते हैं, इसमें तो हर इंसान चाहेगा कि ये रोके जाए। तो इसमें आप कैसे क्यों नहीं कह रहे कि साथ मिलके पता करें और ढूंढे रास्ता कि इसको खत्म करें? ये तो होना ही चाहिए। अब मैं समझती हूं कि देखिए, एफएटीएफ से पाकिस्तान को 2022 में उतारा गया उनके ग्रे लिस्ट से। जी। अब मुझे यकीन है कि भारत सरकार जरूर मांगेगी कि इनको वापस डालो। अब चीन का क्या उसमें रोल होगा, ये ब्लॉक करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। जी, राधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अंतिम प्रश्न के लिए मैं दरक्षा जी के पास जाना चाहता हूँ। दरक्षा जी, ये बताइए कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जब अटैक हुआ उसके बाद बीजेपी के ही एक प्रदेश की यूनिट ने जो एक सबसे स्ट्राइकिंग इमेज थी कि जो एक न्यूली वेड कपल है उसमें लेडी बैठी हुई हैं और उनके हस्बैंड वहाँ पर उनकी डेड बॉडी दिख रही है, उसका एक पोस्टर जैसा रिलीज़ किया और कहा कि देखिए ये धर्म पूछ के मारा गया। तो ये जो हिंदू मुसलमान की बात आप कर रही हैं, ये एक्चुअली इसका एलिगेशन बीजेपी के ऊपर ज़्यादा लगा है कि वहाँ से इस बात को हवा दी गई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किया, बल्कि जब उस वक्त पे ये बात आ गई सबों ने, क्योंकि सारी मीडिया चैनल्स वहां पे थी, मीडिया थी, इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है, ये स्पष्ट है। जी। इसमें बॉर्डर पार का हाथ है, वो हमारे लिए बदनसीबी है। जी, कश्मीरियों का हाथ नहीं है, लेकिन क्या है कि जिस ढंग से ये बात आ रही है उससे एक हिंदू मुसलमान के बीच डिवाइड की जो बात आ रही है वो ज़रूर निकल के बात आ रही है, चाहे कश्मीरियों को इससे दूर रखा जा सके। देखिए, जो भी हो रहा है ये सारा, हमने आपसे पहले भी कहा कि इसमें बीजेपी की या सरकार की कोई नीति नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की नीति होती है, उनकी नीयत होती है ऐसा करना। बट इसमें बीजेपी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, ये इसमें बीजेपी और सरकार दोनों ही दूर है। इसमें जी। सरकार का हाथ नहीं है और ना ही बीजेपी का हाथ है। बाकी जो अपोजिशंस हैं उनका हमेशा हाथ रहता है कि हम ऐसा करें। जी, रक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई। तो ये था आज का हमारा ये लेंस का एपिसोड, जिसमें हम बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद जो हालात बने हैं। ये कार्यक्रम हमने रिकॉर्ड किया है 25 अप्रैल की शाम को और ये अगले कुछ समय तक आप सबके बीच अवेलेबल रहेगा। चूँकि घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इतना जिसको कहते हैं वॉलेटाइल है कि क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो फ़िलहाल मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूँ। इस घटना के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।